हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब बहुत से लोग इसको प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन भी कह देते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। नाउ एलोकेशन का मतलब है बांटना, डिवाइड करना किसी चीज को। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं आपको इस टॉपिक का। आपको सबसे पहले एज वी नो दैट कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो स्केर्स हैं, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, यानी कि कमी की प्रॉब्लम है। रिसोर्स कम है और उसके अलग अलग यूजेस हैं, यानी कि एक प्लॉट ऑफ लैंड को एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्लॉट ऑफ लैंड को आप अलग अलग जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको मैं कह दूंगा कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये दोनों बात है। अब इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से आपको चूज करने की प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम भी हैं और हमें उसके अलग अलग यूज भी हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम यह आती है कि हम क्या करें, कैसे इस रिसोर्स को बांटें, कैसे इस साधन को बांटें। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है। ठीक है, इसके 3 कारण होते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के: लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वर्ड्स और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो हम पढ़ रहे हैं कि कैसे बांटेंगे, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन को पढ़ेंगे। और अब बांटने की जो प्रॉब्लम है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरीके से सेंटर, और इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस; सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस; एंड थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है हम कैसे बनाएं। ठीक है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोडक्ट बनाए या किसके लिए चीजें बनाए। ठीक है, अब इस तीनों क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें एक और बेटर पिक्चर मिले, सो दैट वी कैन गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ दिस होल कंसेप्ट। ठीक, समझाता हूं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है। सबसे पहले इस कंसेप्ट में बोलूंगा मैं कि व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, और अगर मैं थोड़ा सा व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और इन व्हाट क्वांटिटी इट शुड बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि क्या बनाए और कितना बनाए, एक इकोनॉमी में अलग अलग गुड्स की डिमांड रहती है। हो सकता है आपको कंज्यूमर गुड बनाना। कंज्यूमर गुड मतलब जो हम फाइनली यूज करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, शर्ट हो सकती है, ये मार्कर हो सकता है। तो जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, उसे कंज्यूमर गुड कह सकते हैं, कंजम्पशन गुड कह सकते हैं। कंजम्पशन गुड टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं। ठीक, या हम कैपिटल गुड्स बनाएं। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जिससे कि दूसरे गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह। ठीक है, या डिफेंस गुड मतलब जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो गुड्स, जैसे कि गन्स हो गया, आर्म्स हो गया, एम्यूनेशंस हो गया, टैंक्स हो गए। ठीक है, जो भी आर्मी वगैरह यूज करते हैं ना, या जो हमारे देश की सिक्योरिटी पुलिस वो यूज करती है, उन्हें बोल देते हैं डिफेंस गुड। ठीक, अब यहां समस्या आती है कि ये तीनों हमारे पास गुड्स हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गुड बनाए, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में बनाए। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है यहां पे। ठीक है, कंजम्पशन गुड से जो हमारे देश के लोग हैं उन्हें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, ठीक है। कैपिटल गुड से हमारे देश में
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और डिफेंस गुड्स से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बचा सकते हैं एनिमीज से। ठीक है, अगर हम ये वाला गुड ज़्यादा बनाते हैं कंजम्पशन, तो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिलेगी, लेकिन हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा उसके लिए हम थोड़ी सी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो कि मशीन्स वगैरह हैं, जिससे कि आगे के गुड्स बनते हैं। ठीक है, डिफेंस गुड्स, इस पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सोचो कि आप अपने मेजर रिसोर्सेज डिफेंस गुड्स को बनाने में या खरीदने में यूज़ कर रहे हो, तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है नहीं, क्योंकि तो ये प्रॉब्लम है हम क्या बनाएं, व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एंड इट इन व्हाट क्वांटिटी इट शुड बी प्रोड्यूस, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कोई भी ज़्यादा नहीं चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसे नोट से। What to produce? The problem has two dimensions. The problem has two dimensions. दो dimensions हैं. What goods and services are to be produced, and in what quantity goods and services are to be produced. Simple. Owing to the fact that resources are limited, every society must find an answer to these questions. हमें इस because of the fact कि resource limited हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए और हर सोसाइटी को इस आंसर को खोजना चाहिए। ठीक है, कि वो क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। ठीक है, बट फाइंडिंग एन आंसर इज नॉट ईजी, इस आंसर को फाइंड करना इतना ईजी नहीं है। द प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लेक्स व्हेन द चॉइस इज टू बी मेड अक्रॉस कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब चॉइस किसके बीच में करना पड़ता है, कंजम्पशन गुड के बीच और कैपिटल गुड के बीच में। जैसे कि मैंने बताया आपको, इट कैन नॉट बी ईदर और, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये बनाएंगे या वो बनाएंगे, इट कैन नॉट बी ईदर और। ठीक है, बिकॉज बोथ द कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स आर ऑफ सिग्निफिकेंस, दोनों ही गुड इंपॉर्टेंट है ना। जितनी गुड हमें कंज्यूमर गुड की डिमांड है उतनी ही हमें कैपिटल गुड भी चाहिए होता है, दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर एसेंशियली टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कंज्यूमर गुड्स होता है, कंजम्पशन गुड होता है, वो क्या होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करता है। वेयर एज कैपिटल गुड्स आर एसेंशियल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, डिफेंस गुड्स के बारे में भी लिखा नहीं है नोट्स में, लेकिन हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है। व्हेन ईदर और चॉइस इज नॉट पॉसिबल, जब ये और वो इसका चॉइस पॉसिबल ना हो, यानी कि इन दोनों में से हमें एक चूज करना है, ये ऐसा पॉसिबल ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है तो हमें अपने देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो बढ़ानी है, हमें दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए होती है। ठीक है, हम चूज नहीं कर सकते इसको कि हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, या हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है और हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When either or choices is not possible, the economists must struggle with the other aspect of the problem. How much of the consumer goods and how much of the produced goods. ठीक है, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कितना बनाए, हाउ मच, कितना बनाए कंज्यूमर गुड या कितना बनाए हम प्रोड्यूसर गुड, तो ये सेकंड एस्पेक्ट है। Here again, यहाँ भी आंसर सिंपल नहीं है। It has led to a lot of debate amongst the economists, planners and politicians. ठीक है, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों के बीच में, प्लानर्स के बीच में, पॉलिटिशियन के बीच में इससे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। बिकॉज इफ़ यू डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड, द प्रेजेंट जनरेशन एंजॉयज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट लेस प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वुड मीन दैट यू आर रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि हम ये ज़्यादा बनाएं तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी, और ये कम बनाएं तो क्या होगा, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस है। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, देखो किसी भी चीज को बनाने के दो तरीके हुए हैं जो कि हमारी बुक में दे रखा है, ये जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, और एक्चुअली भी होता है। एक तरीका है लेबर इंटेंसिव, और एक है आपका कैपिटल इंटेंसिव। अब क्या आप अब इसका मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव का मतलब है और या कैपिटल इंटेंसिव का
क्या मतलब है, दोनों समझाता हूं आपको मैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब है जिसमें ज्यादा लेबर लगे, लेबर इंटेंसिव का मतलब है जहां ज्यादा लेबर लगे, ठीक है, विच रिक्वायर्स मोर लेबर। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जहां पे काम मशीन से हो रहा है, जहां ज्यादा कैपिटल लग रही है, विच रिक्वायर्स मोर कैपिटल, जहां ज्यादा कैपिटल लगती है, जहां ज्यादा पूंजी लगती है, मशीन्स या फिर कोई ज्यादा पैसे हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे लेबर का कम इस्तेमाल हो रहा है, उसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। किसी किसी देश में बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबल होती है, ठीक है, किसी किसी देश में बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, अच्छा, लेबर इंटेंसिव को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, वो तो सॉल्व हो जाएगी। मतलब ज़्यादा अगर आप लोगों से काम करवाओगे, लोगों से काम करवाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होगा, लेस अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, क्योंकि सबको काम मिल जाएगा, ठीक है। जब आप मशीन से काम करवाते हो, जब आप मशीन से काम करवाते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ग्रोथ की पेस बढ़ जाती है, ग्रोथ स्पीड से होता है, आपका तरक्की जो होती है वो स्पीड से होती है, क्योंकि आप मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में अगर मैं इसको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को, यानी कि मैं सारे काम मशीन से करवा रहा हूं, सारे ही काम मशीन से करवा रहा हूं, अब होगा क्या, लोगों के पास काम ही नहीं रहेगा। इंडिया जैसी कंट्री में अगर मैं बात करूं तो लोगों के पास काम नहीं रहेगा, ठीक है। या तो हम ये ऑप्शंस ढूंढ लें कि जो काम हम मशीन से करवा रहे हैं उसके ऑल्टरनेटिव एक दूसरा काम हमने लोगों के लिए रख रखा है, जो काम हम मशीन से करवा रहे हैं उसके अलावा हमने एक और नया काम जनरेट किया जो जिससे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप सारा काम आपने लोगों को ले काम दूसरे काम का अरेंजमेंट नहीं किया है, और जो काम वो पहले से कर रहे हैं और वो आपने मशीन से करवाने लगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, चीजों को बनाए कैसे, सोच तो लिया ये मार्कर बनाए, ठीक है, वैसे तो ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि इसको जो मोल्डिंग होती है वो मशीन से होती है, ठीक है। सोचिए फर्नीचर या कार की असेंबलिंग, ठीक है, आपने सोचा कि हम ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक रखेंगे, लोगों से बनवाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब एक इंसान चीजें बनाएगा, तो वो मशीन के कंपैरेटिवली थोड़ा उस काम को धीरे करेगा, वो उस काम को थोड़ा सा धीरे करेगा। तो प्रोडक्टिविटी है आपकी, जो प्रोडक्टिविटी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा वो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। अब एक बार थोड़ी सी मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, उसके बाद फिर और समझाता हूँ उसको। हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने ये दोनों टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इमर्जेस बिकॉज देयर आर मोर देन वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। भाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं काम करने के। ब्रॉडली देयर आर टू टेक्निक्स, मतलब मोटे मोटे तौर पे दो तरीके हैं, एक है लेबर इंटेंसिव एंड एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इंप्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। लेबर इंटेंसिव का मतलब है हम ज़्यादा इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, लेबर का कर रहे हैं, और कम किसका कर रहे हैं, कैपिटल का कर रहे हैं। वाइल कैपिटल इंटेंसिव इंप्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल मशीन्स ETC देन लेबर, मतलब मशीन का ज़्यादा और लेबर का कम, ठीक है। अब जो कैपिटल इंटेंसिव है प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, यानी कि मैं बोलता हूँ एक करेक्ट वर्ड जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, भाई, और लेबर इंटेंसिव क्या है, रोजगार बढ़ाती है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करती है। अब देख रहे हो, आप प्रॉब्लम देख रहे हो कि अगर रफ्तार को चुना, अगर एफिशिएंसी को चुना तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी देश में, एम्प्लॉयमेंट को चुना तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी देश में। तो देखिए है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या चाहता है, एक बनाने वाला क्या चाहता है कि वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कर सके, जो उसकी लागत है मिनिमाइज कर सके, क्या, अपनी
कॉस्ट, कॉस्ट करे कम और इंक्रीज करे एफिशिएंसी, उसे दोनों ही चीज चाहिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ी और डिफिकल्ट है। उसकी एफिशिएंसी बढ़े और कॉस्ट कम हो, पैसा बनाने में लगे कम और काम हो ज्यादा रफ्तार से और अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस के लिए। ये भी प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम को कौन एड्रेस करता है? हाउ टू प्रोड्यूस, जो कैसे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज लेस एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा कम महंगा पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर लेबर इज अबंडेंट। मैंने जैसा बताया कि इंडिया में जो लेबर है वो बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है इन रिलेशन टू कैपिटल। हमारे देश में थोड़ी कैपिटल कम है और रिलेटिवली थोड़ा सा जो लेबर है वो ज़्यादा है। तो चॉइस बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो चॉइस है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स बिकम्स अ प्रॉब्लम, ये समस्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर नीड्स टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है, मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी के लेवल पे बात करें तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हेल्प्स रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि इसको चुना तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और इसको चुना तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और इसको चुना तो पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ी तेज हो जाएगी। पेस ऑफ ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ की रफ्तार, ठीक। अब ये पॉइंट मुझे लग रहा है हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, ठीक है। हमने देख लिया ऊपर क्या बनाए, कितना बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, उसको बनाए कैसे, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव से। अब जो बात है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम वी शुड प्रोड्यूस द गुड्स, कि जो हमने आउटपुट बनाया है, हु विल गेट दैट आउटपुट, किसको वो मिलेगा। तो इसमें दो बातें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें एक तो आ जाता है आपका फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आ जाता है आपका इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आ जाता है आपका फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आ जाता है आपका इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, और इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिलेट्स टू इनकम शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, wages for labor, interest for capital, rent for land. Interpersonal distribution refers to the income share of individual and households in the society, whether it is factorial distribution or interpersonal distribution. The basic question revolves around equality or inequality in the society. फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इंटरपर्सनल का मतलब है कि सामान रिच को मिले या पुअर को मिले, यानी कि अमीर को मिले या गरीब को मिले। और फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या मिल रहा है, यानी कि रेंट किसको मिलता है, लैंड को, इंटरेस्ट वो किस पे मिलता है, कैपिटल पे, और वेजेस ये किसको मिलता है, लेबर को। तो इसी को कहते हैं फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर दो, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनपुट है उनको उतना आउटपुट मिलेगा। दूसरी बात, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या तो रिच को दो या तो पुअर को दो, रिच और पुअर को कितना कितना मिलेगा। अक्सर क्या देखा जाता है कि जब जो आउटपुट होता है उसमें ज्यादा इनको रिच को मिलता है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू बाय द प्रोडक्ट, दे कैन अफोर्ड टू बाय द आउटपुट, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है, चाहे आप ये करो चाहे वो करो, यहां पे क्वेश्चन जो आता है वो आता है इक्वालिटी का, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, बराबरी का।
अगर हम सबको बराबर बराबर बांट दें तो उससे क्या होगा, अगर हम सबको बराबर बराबर बांट दें तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको एक सोशल वर्च्यू माना जाएगा। इक्वालिटी से क्या आएगा, सोशल वर्च्यू। लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि इनइक्वालिटी से पता है देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और क्या बढ़ता है, सेविंग ज्यादा होगी। कि जो रिच क्लास होता है, ठीक है, जो आराम से चीजें अफोर्ड कर सकता है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, वही देश में इन्वेस्ट करता है और वही देश में ज्यादा सेविंग करता है। ठीक है, तो बहुत से इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि इनइक्वालिटी में इंड्यूस हायर सेविंग, हायर इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर हायर रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हायर इन्वेस्टमेंट होगी, हायर सेविंग होगी तो देश में ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है कि इनइक्वालिटी जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, अब ये 3 प्रॉब्लम हमने देखी जिनको प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। हमने ये 3 प्रॉब्लम देखी बेसिकली। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, इन तीनों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए जो 3 सेंटर प्रॉब्लम, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे, जो कि बेसिकली है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। To solve these 3 problems, we have different kinds of economy. To solve these problems, हम अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया है। So we have 3 economic system to solve these problems. First is market economy. Market economy, और इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह देते हैं इसको। कमांड इकोनॉमी, और लॉट ऑफ पीपल से दिस सोशलिस्ट इकोनॉमी। So the other name for command economy is socialist economy. ठीक है, और इन दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक, थोड़े थोड़े एडवांटेज को मिला के, ठीक है, थोड़ा इसमें से लिया थोड़ा इसमें से लिया, बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि फॉलो करता है इंडिया। जो कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो जो है, हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि हमने थोड़ा इसके एडवांटेज लिए, थोड़ा इसके एडवांटेज लिए। जो इन दोनों में डिसएडवांटेज थे, जो कुछ डिसएडवांटेज इसमें है, कुछ डिसएडवांटेज इसमें, यानी कि कुछ कमियां इसमें हैं, कुछ कमियां हैं इसमें है। तो हमने हमारी इंडियन इकोनॉमी ने ट्राई किया कि इन दोनों के डिसएडवांटेज को दूर करके जो इसके दोनों के एडवांटेज है उसको मिला के एक नया सिस्टम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, उसको चूज किया जाए। ठीक है, तो इसको इंडिया फॉलो करता है। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ इट, इफ यू वांट टू मेक अ चार्ट, दिस चार्ट यू कैन ड्रॉ इट। ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्सेस सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इसको बहुत से लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं। इसको प्यार से लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं या मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कह देते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सो द अदर नेम फॉर द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज सेंट्रली
planned economy, and the alternative name for capitalist economy is free market economy. ठीक है, अब मैं बेसिक आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे ये मार्केट जो हाउ टू प्रोड्यूस, whom to produce, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो 3 क्वेश्चन थे, यानी कि जो बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन का प्रॉब्लम था, ठीक है, उनको ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है भाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहता है कि सरकार जो है वो बेकार है, सरकार जो है वो कुछ नहीं करती, बस काम खराब करती है। तो देयर शुड बी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोडक्शन, देयर शुड बी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। मार्केट जो होती है, यानी कि जो इंडिविजुअल है और फर्म्स हैं, ये अपने आप ही ये डिसीजन ले सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या बनाया जाएगा और क्या कंज्यूम किया जाएगा। यानी कि जो इंडिविजुअल है वो बता देगा कि क्या कंज्यूम मुझे करना है, यानी कि मेरी क्या डिमांड है और क्या मुझे चीजें चाहिए, और फर्म जो है उसको प्रोड्यूस कर देगा। ये कहती है कि गवर्नमेंट का जीरो रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का जीरो रोल होना चाहिए इस इकोनॉमी में, ठीक है। बस थोड़ा बहुत उनका वो रेगुलेटर की तरह काम करे, बाकी जो गवर्नमेंट का रोल है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्या कहता है कि सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि चीजें बनाने का जो भी आउटपुट है, जो भी रिसोर्सेज है, वो प्राइवेट फर्म्स के हाथ में होना चाहिए। प्राइवेट फर्म्स शुड ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट फर्म शुड ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल सी बात। और इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होते हैं, प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होते हैं। इसमें प्राइस मैकेनिज्म से मतलब क्या है, यहाँ पे है यानी कि डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से कोई प्रॉब्लम, प्राइस मैकेनिज्म जो प्राइस सेट होता है चीज़ों का वो डिमांड एंड सप्लाई से होगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए फालतू में, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। समझाता हूँ, जैसे कि सपोज इस मार्कर को बनने में 10 रुपये लगते हैं, इस मार्कर को बनने में 10 रुपये लगते हैं, लेकिन कल को एक न्यूज़ आती है कि ये इस मार्कर से लिखने वाले के फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें लगने वाली जो चीज़ है, जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है। इस मार्कर का प्राइस 1000 रुपये भी हो सकता है। इस मार्कर का प्राइस 1000 रुपये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों को चाहिए, अब ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों को चाहिए अब मार्कर, और इसका प्राइस जो है इसके डिमांड के अकॉर्डिंग सेट हो गया। तो ये व्यू किसका है? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, ठीक है। कि भाई जो चीज़ लोगों को ज़्यादा चाहिए, जो चीज़ लोगों को ज़्यादा चाहिए वो हम ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मानना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि फूड है, जैसे फूड प्रोडक्शन है, यानी कि अगर मैं बोलूं क्रॉप्स की बात करूं, ना फूड की बात करूं, खाने की बात करूं, अनाज की बात करूं, ग्रेन्स की बात करूं, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। अब अगर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, तो प्राइवेट फर्म्स क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई ग्रेन की बहुत डिमांड है, इसके प्राइस को इंक्रीज करो। अब वो इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ऑल्दो बहुत सारी इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक नेचर देखने की वजह से उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। यूएसए इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि वहां पे कैपिटलिस्टिक नेचर बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में। ऑल्दो यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। अगर आपको ये इस पे बात पे डाउट हो तो यू कैन गूगल इट, थोड़ी सी गूगलिंग करिए आप। यूएसए जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। बहुत से लोगों को लगता है कि
कैप वहाँ पे सारी चीज़ें अगर प्राइवेट फर्म्स बना रही है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल बहुत ज़्यादा है। तो यूएसए एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बाय डेफिनेशन देयर शुड बी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, लेकिन यूएस इकोनॉमी में ऐसा है नहीं, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट भी हैं भाई, इसकी बेनिफिट मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ उसके, फिर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पे जाएंगे और फिर इसकी नोटिंग करके फिर उसको क्लास को ओवर करेंगे, क्लास को रैप अप कर देंगे। आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब बताता हूं आपको। अब मैं बात करता हूं कि पर्टिकुलरली एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो सोचो एक फोन, एक मोबाइल फोन, ठीक है। अब एक मोबाइल फोन को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है, ये कंपनी डी है और ये कंपनी ई है। तो 5 कंपनियां मिलकर फोन्स बना रही हैं। इसका मतलब ये पांचों कंपनियां आपस में कंपीट करती हैं और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो अब आपके पास मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड यू कैन चूज फ्रॉम देयर। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं और आप क्या कर सकते हैं, कहीं किसी का भी प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद आए, यू कैन पिक दैट अप, आप उसको पिक कर सकते हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में आपके पास अवेलेबल, ठीक है। ऐसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बन के आती है धीरे धीरे करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आराम से बहुत सारे फर्म्स होते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कंज्यूमर के पास बहुत सारा फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट बताता हूं, इसमें कंज्यूमर सोवरेनिटी है, इसमें कंज्यूमर सोवरेनिटी है। इसमें क्या है, कंज्यूमर सोवरेनिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब ये है, यहाँ पे कंज्यूमर की चॉइस को प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि फर्म वही आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि इंडिविजुअल जो है वो डिमांड करता है, जो उसकी नीड होती है, जो उसका डिजायर होता है, ठीक है। वही चीज कंज्यूमर वही चीज फॉर्म बनाते हैं जो इंडिविजुअल की डिजायर होती है, नीड होती है, डिमांड होती है, ठीक है। लेकिन हमेशा ना इसको अच्छे ही तरीके से ना देखें। अब सोचो, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, हाइपोथेटिकल है, लेकिन देखो ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकती है। सोचो एक कंट्री की यूथ बोले मुझे ड्रग्स चाहिए, बोले मुझे सिगरेट चाहिए, बोले मुझे अल्कोहल हैवी सिगरेट चाहिए, या मुझे अल्कोहल बहुत कंज्यूम करना है, तो इतनी ज्यादा और
और फर्म क्या करेगी, फर्म देखेगी कि इनको डिमांड और ये इनकी इच्छा क्या है, ड्रग्स की है, सिगरेट की है, अल्कोहल की है। सोचो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है, ठीक है, अब फर्म क्या करेगी, इनको बना देगी। क्योंकि फर्म का मोटिव क्या होता है, फर्म का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए ड्रग्स बनाएगी, सिगरेट बनाएगी, अल्कोहल बनाएगी, ठीक है। आप इसीलिए देखते हैं कि हमारे देश में इंटरवेंशन जब गवर्नमेंट करती है तो वो कहती, उन्होंने कंपनियों से कह रखा है कि आप इस पे वार्निंग लिखिए कि इट कॉजेस कैंसर, ठीक है। ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से ही तो है कि वो लिख रहे हैं कि इससे कैंसर होता है। अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना होता तो मैं बताता हूं आपको, फर्म क्या करते, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी उससे ऐड करवाते, जो कि अभी भी करवा रहे हैं बहुत सारे, बस नाम बदल के कि ये पान मसाला को पता नहीं इलायची क्या बेचते हैं, ठीक है। वो इसको लाइफ स्टाइल के दिखाते, सिगरेट पीने को कूल दिखाते कि सिगरेट पीना बहुत कूल है, ठीक है। तो ऐसी वो सारी चीजें करते हैं कि जिनसे कि उनका लोग और ज्यादा कंजम्पशन करे। तो देखो ये प्रॉब्लम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। इसीलिए हमारी इंडिया कंट्री जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ये एक अच्छी बात है इसमें, ठीक है। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी होना बहुत अच्छी बात नहीं है, हाँ ये बुरी बात भी नहीं है, ये बेनिफिट होता है इससे कि हमें क्या होता है कि फर्म्स क्या करती है, कभी मैं इसको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको और फिर समझाता हूं। जैसा कि आपने देखा था कि पहले जो मोबाइल के जो टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर थे, यानी कि जो सिम कंपनियां थी, आइडिया और या फिर एयरटेल या फिर कोई भी अलग अलग, तो इनके प्राइसेस बहुत हाई थे, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर की डिमांड नीड को देख के जब जियो ने एंट्री करी तो उन्होंने क्या किया कि इनके प्राइस गिरा दिए। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी एक अच्छी भी बात है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है इट इज अ सिचुएशन इन इकोनॉमी वेयर द डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर कंट्रोल द आउटपुट, तो आउटपुट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, उस तरीके से हमें आउटपुट मिलने लगा, जियो ने प्राइस गिरा दिया। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी एक अच्छी बात भी है कि आपके डिजायर के हिसाब से देश में आउटपुट बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट इज बैड ऑल्सो, सो इट इज गुड एंड एज वेल एज इट इज बैड, ठीक है। तो दोनों ही पिक्चर मैंने आपको क्लियर करवा दी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी पार्ट। तो ये हमने कर लिया सारा डिस्कस। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा देखा गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा देखा गया कि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, यहाँ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम बनाएंगे जो बनाएंगे, सरकार कहती है कि हम बनाएंगे जो बनाएंगे, हम ये ध्यान नहीं देंगे कि प्रोडक्शन तुमको क्या चाहिए, हम वो बनाएंगे जिसकी जरूरत है, ठीक है। आपकी नीड से आपकी विश से उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्शन कौन ओन करता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि सारे रिसोर्स किसके पास है, प्रोडक्शन के, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें बनाती है, ठीक है। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि गवर्नमेंट बहुत कभी कभी स्लो काम करती है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से छूट जाती है, ठीक है। मैं कह सकता हूं यहाँ पे अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि यहाँ पे रोड पे रूल गवर्नमेंट के नहीं, पूरी की पूरी रोड ही गवर्नमेंट की है। सड़क पे नियम नहीं, पूरी की पूरी रोड ही गवर्नमेंट ओन करती है। सड़क पे किस नियम से चलें ये सरकार नहीं बताती, ये जबकि पूरी की पूरी रोड ही सरकार ओन करती है, पूरी की रोड की मालिक ही सरकार है इस केस में, अगर मैं इसको एक तरीके से बताऊं तो। सो गवर्नमेंट नॉट जस्ट सेट द रूल्स, इट ओन्स द रोड, ठीक है। यहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट एक्टिवली रोल प्ले करती है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है इस इकोनॉमी में, ठीक है। क्योंकि भाई बनाने वाला एक है, गवर्नमेंट। बनाने वाला क्या है, गवर्नमेंट। तो आपको वही चीजें लेनी पड़ेंगी जो गवर्नमेंट बनाता है, अब वो जैसी भी बनाए। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, तो इंप्रूवमेंट की थोड़ी कम गुंजाइश होती है, सीधी सी बात है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है तो इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी कम गुंजाइश होती है। सो देयर इज स्लाइट लेस चांस ऑफ
इंप्रूवमेंट इन द केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी भी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस के डिसीजन लेता है उसको कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रली प्लानिंग इकोनॉमी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी solves the सेंटर प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कौन सॉल्व करता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हमने दोनों ही, तो आपने देखा कि कैपिटलिस्ट के भी कुछ नुकसान है और सोशलिस्ट के भी कुछ नुकसान है, ठीक है। तो इन दोनों ही नुकसान को मद्देनजर रखते हुए तब उस टाइम की गवर्नमेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम इकोनॉमी में क्या मेथड फॉलो करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ सेक्टर में इन सम सेक्टर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है, आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो कुछ सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन करती है उसको, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, और कुछ सेक्टर में यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए उसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और रिमेनिंग सेक्टर में प्राइवेट लोग आराम से काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में देखो तो कितने सारे प्लेयर हैं टेलीकॉम सेक्टर में। देखो आप तो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, कितने सारे सेक्टर हैं। वोडाफोन, अब तो वोडाफोन आइडिया हो गया, तो वोडाफोन आइडिया है, वी नेटवर्क बोल देते हैं आजकल इसको। तो इतने सारे लोग हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग सेक्टर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन करता है, इसको ओन करता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन करता है, आर ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है रिसोर्सेज, साधन, प्रोडक्शन करने के लिए जो साधन चाहिए होता है, जो इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। अगर इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं कि कहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो होगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को क्यों गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि जैसा कि देखा जाता है कि इंडियन रेलवे में हर आदमी ट्रैवल करता है और बहुत सारे पुअर लोग भी इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं। तो अगर इसका पूरा ही प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि दे विल इंप्रूव द होल इंडियन रेलवे सिस्टम। वो बहुत ज्यादा इसको इंप्रूव कर देंगे, लेकिन साथ के साथ वो उसका प्राइस भी बढ़ा देंगे, वो सिस्टम भले ही बहुत अच्छा कर दें लेकिन प्राइस भी बढ़ा देंगे। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे इनइक्वालिटी बहुत है कि एक वर्ग तो बहुत अमीर है और एक वर्ग बहुत ही ज्यादा गरीब है, वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एवरीबडी देन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ द इंडियन रेलवे। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा है इसको, गवर्नमेंट हैज केप्ट दिस अंडर देयर कंट्रोल। और अब तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी प्राइवेटाइजेशन की बात आ रही है, लेकिन खैर वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये तीनों ही सिस्टम है जिससे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करती है अलग अलग देशों की, अलग अलग इकोनॉमीज की गवर्नमेंट या लोग, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कुछ लोग इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग सोशलिस्ट से, और कुछ लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, तो मैं इसकी एक बार नोटिंग करवा देता हूँ और उसके साथ फिर हम उसको एक बार पढ़ दूंगा और फिर हम क्लास को रैप अप कर देंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और अगर आप इफ़ यू वांट टू नोट क्या ले करोगे इसको, मैं नोटिंग के लिए एक अच्छे से नोट बनवा देता हूँ आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको याद रखने के लिए चाहिए तो, ठीक है। तो इसकी नोटिंग कर लीजिए आप, मैं पढ़ देता हूँ एक साथ, उसके बाद इसकी नोटिंग भी कर लीजिए आप, साथ के साथ समझा भी देता हूँ। इसको पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, इन दिस इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज, मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज, मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज। तो मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज। तो रिसोर्स को कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में, इन दिस इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो सरकार यहाँ पे ओन करती है, मालिक कौन है यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद इन दिस इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज मार्केट फॉर्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज मार्केट फॉर्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम को एक अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ पे सरकार की एक अहम भूमिका रहती है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज देयर, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज देयर, यानी कि चूज करने का फ्रीडम कहाँ मिलता है आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। whereas while there is no freedom of choices there in socialist economy, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रहता, आपको चूज करने की फ्रीडम नहीं है, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट इज द ओनली प्रोड्यूसर। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। कंज्यूमर की सोवरेंटी है यहाँ पे कंज्यूमर की सोवरेंटी नहीं है, इज नॉट देयर। कंज्यूमर सोवरेंटी का मतलब दोबारा एक बार बता देता हूँ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर के जो डिज़ायर या डिमांड है वो आउटपुट को कंट्रोल करता है, यानी कि जो कंज्यूमर को चाहिए वो ये बना देंगे, अगर उनको बंदूक चाहिए तो बंदूक बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार कहती है नहीं, आप जो चाहोगे हम वो नहीं बनाएंगे, जो हमें ठीक लगता है कि इस इकोनॉमी के लिए ठीक है हम वो बनाएंगे। यानी कि अगर आप गन मांगोगे ना तो गन नहीं मिलेगा आपको, है ना। और बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा लगता है कि अल्कोहल अच्छा नहीं है तो वो उन्होंने अल्कोहल बैन कर रखा है ना। तो यानी कि आप जो चाहोगे वो हम नहीं देंगे, जो हमें सही लगता है कि वो इकोनॉमी के लिए सही है हम वो करेंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत एक्टिव रहती है, तो कंज्यूमर सॉवरेंटी नहीं है यहाँ पे, यानी कि योर गवर्नमेंट डजंट गिव अ डैम अबाउट योर नीड और डिमांड, ठीक है, और डिज़ायर, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास का इतना ही टॉपिक था, ठीक है। अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलती रहे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।